नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिव्यक्ति आईएएस क्लासेस में। इससे पहले की जो हमने क्लास ली थी फिजिकल ज्योग्राफी में, उसमें वायुमंडल को हमने देखा था जो यूपीएससी के लेवल से, यूपीएससी के कॉन्सेप्ट से कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 2 जिसमें वायुमंडल के रूप में हम इंसोलेशन यानी सूर्यताप उसको देखेंगे, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं उनको देखेंगे। तो चलिए चलते हैं लेक्चर नंबर 2 वायुमंडल पर। ज्योग्राफी के पिछले सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए इस मैप को हमने देख लिया था पहले ही, तो अब डायरेक्ट क्लास पर चलते हैं। आज का टॉपिक मेन है हमारा सूर्यताप और उसको प्रभावित करने वाले कारक। पहले सूर्यताप यानी इंसोलेशन होता क्या है ये हमें पता होनी चाहिए और इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं उनको देखें। तो पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो हमें सौर विकिरण के रूप में प्राप्त होती है उसे हम सूर्यताप कहते हैं। अब देखिए यहां चलते हैं। पृथ्वी को यानी कि पहले तो सन, सूर्य से जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है वो सारी विकिरण के रूप में होती है, रेडिएशन के रूप में होती है। तो विकिरण के रूप में जो एनर्जी होती है उसका कुछ पार्ट ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसका कुछ पार्ट ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है और जो पार्ट हमें विकिरण के रूप में प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सूर्यताप या इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन कहते हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो पृथ्वी पर जो सूर्य के विकिरण का कुछ पार्ट ही पहुंच पाता है और ये कहा जाता है कि केवल 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी को उसके रेडिएशन का मिल पाता है। तो पृथ्वी को सन के रेडिएशन यानी सूर्य के रेडिएशन का 2 अरबवां भाग ही मिल पाता है जिसे हम सूर्यताप कहते हैं। एक शब्द आता है सौर स्थिरांक, इसको आप याद रखिए, सौर स्थिरांक। इंग्लिश में इसको कहेंगे सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट और सौर स्थिरांक क्या कॉन्सेप्ट है इसको आपको एक बार और समझ लेना है। चलिए दोबारा से लिखते हैं। सौर स्थिरांक, जब सन से जो विकिरण हमें प्राप्त होता है ये पृथ्वी को प्राप्त होता है। पृथ्वी के वायुमंडल को हमने पढ़ा था, ये कई लेयर में फैला हुआ है। ठीक, ये कई लेयर में फैला हुआ है। इसके बाहरी लेयर को हमने बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर कहा था। बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है स्थित है। अब इस बात को देखिए कि जो सौर विकिरण का एक कुछ पार्ट यानी कि जो वर्ग मीटर में प्राप्त होता है हमें, किसमें, वर्ग मीटर में, यानी कि ये कह सकते हैं कि वायुमंडल के ऊपरी भाग पर प्रति वर्ग मीटर प्रति मिनट जितना हमें सूर्यताप प्राप्त होता है उसे ही हम सौर स्थिरांक कहते हैं। यानी कि प्रति वर्ग मीटर जितना हमें सूर्यताप प्राप्त होता है उसे ही हम सौर स्थिरांक कहते हैं। तो ये सौर स्थिरांक की गणना जो हमें की गई ये पृथ्वी पर नहीं की गई है, इस बात को ध्यान रखना। यूपीएससी आपसे पूछ लेगा सौर स्थिरांक इसे कहते हैं, इसकी गणना महाद्वीपों के आंतरिक भागों से की जाती है। बिल्कुल गलत। सौर स्थिरांक की गणना कहाँ से की गई है, बाह्य मंडल यानी पृथ्वी के जो बाहरी वायुमंडल की बाहरी परत है वहां से इसकी गणना की गई है। तो इस बात को अब समझ में आया आपको। एक बात हमने जब पृथ्वी का वायुमंडल पढ़ा रहे थे तो तब बताया था कि सूर्य से आने वाली जो विकिरण है वो लघु तरंग के रूप में होती है। किसमें, लघु तरंग के रूप में होती है। और पृथ्वी से जब पार्थिव विकिरण के रूप में जाता है तो वो दीर्घ तरंग होती है। और लघु तरंग और दीर्घ तरंग क्यों होती है ये बात कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था। लघु तरंग की आवृत्ति अधिक होती है
इसलिए क्या हो, ये जो है पृथ्वी के वायुमंडल को एंट्री कर जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल के बाद जैसे ही ये पृथ्वी पर प्राप्त होता है, पार्थिव विकिरण के रूप में, दीर्घ तरंग के रूप में क्या है, परावर्तित होता है। उस समय ये कम आवृत्ति का होगा और इसकी स्पीड जब कम होगी तो क्या है, ये वायुमंडल जो है इसके लिए क्या है, अपारदर्शी का काम करेगा। तो चलिए अब चलते हैं सौर विकिरण यानी सूर्यातप की कुछ कॉन्सेप्ट को हमने समझा कि सूर्यातप होता क्या है, सौर स्थिरांक क्या है, और अब देखते हैं कि इसके बारे में और कॉन्सेप्ट क्या है। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकांश भाग लघु तरंग के रूप में होता है, ये हमें पता है। लघु तरंग आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, वायुमंडल को प्रवेश करते हुए पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह, देखिए यहां लिखा है, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट क्या है, ऊर्जा प्राप्त करती है, जिसे ही हम क्या सौर स्थिरांक कह रहे थे। क्या कह रहे थे, सौर स्थिरांक। इस बात को आप समझे होंगे कि सौर स्थिरांक कुछ नहीं है, पृथ्वी के बाहरी सतह पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट जो है ऊर्जा जितनी प्राप्त होती है उसी को हम सौर स्थिरांक कहते हैं। और ये सौर स्थिरांक की मात्रा वेरी करती रहती है, ऐसा नहीं है कि एक जगह ऐसी रहेगी। जैसे जैसे सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होगा, सौर स्थिरांक की वो है मात्रा भी जो है बदलती रहेगी। लेकिन आपको भी याद रखना है कि सौर स्थिरांक लगभग 1.94 या फिर 2 कैलोरी कह सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना, या तो 2 कैलोरी लगभग के रूप में आएगा या फिर 1.94 कैलोरी। ऐसे जो स्टैटिक जो आंकड़े होते हैं इनको यूपीएससी पूछ लेता है, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण वायुमंडल की ऊपरी परत से प्राप्त होने वाली ऊर्जा प्रतिवर्ष थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। मैं यही बात बता रहा हूँ कि सौर स्थिरांक जो होता है, सोलर कांस्टेंट होता है, ये वेरी करता रहता है। कब, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है और सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन कैसा है, इस आधार पर ये वेरी करता है। तो सूर्यातप क्या होता है ये आप समझे, सूर्यातप के साथ सौर स्थिरांक क्या होता है ये आप समझे। अब चलते हैं हम दूसरी चीजों की ओर। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान 4 जुलाई को सूर्य सबसे दूर होता है और इसी स्थिति को क्या है, अपसौर कहा जाता है। एक बात समझिए, ये पृथ्वी है, अर्थ, और ये चक्कर लगा रही है सन के। इन दोनों के बीच की दूरी कम और ज़्यादा ये दोनों हो सकती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी अर्थ है, यहाँ सन है, इनके बीच की दूरी क्या है ये पता होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी उस आधार पर सूर्यातप की मात्रा भी परिवर्तित होगी। सामान्यतः ये कहा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर है। क्या है, किलोमीटर है। इस बात को आप ध्यान रखिए, 15.2 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन जब स्थिति अपसौर और उपसौर की होती है तो इसको भी ध्यान रखना है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी ज़्यादा होगी यानी कि दूरी बड़ी होगी, उस समय अपसौर होगा। इसको एपीहीलियन कहेंगे, एपीहीलियन, अपसौर की स्थिति। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होगी इसे उपसौर कहेंगे, उपसौर कहेंगे, और पेरीहीलियन। अब सवाल यह है कि उपसौर और अपसौर होता कब है, तो 4 जुलाई
को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है और 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है। यूपीएससी यहां से यहां तक नहीं पूछेगा, अब आपको एप्लीकेशन पूछेगा। देखिए सेंटेंस 1 में लिखेगा उत्तरी गोलार्ध में 3 जनवरी के दिन प्राय तापमान कम होता है और शीत ऋतु पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। फिर लिखेगा 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है, इसलिए सूर्यातप ज़्यादा प्राप्त होगा। अब आप समझेंगे कि सूर्यातप ज़्यादा प्राप्त होगा तो गर्मी ज़्यादा होगी, तो कैसे सर्दी है। तो यहाँ दोनों चीज़ें कंट्राडिक्टरी हैं। किस संदर्भ में? जब आपको कह दिया गया क्या, उत्तरी गोलार्ध। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भारत का संदर्भ लीजिए, 4 जुलाई को भारत में क्या है, गर्मी का समय होता है, यानी सूर्यातप ज़्यादा प्राप्त हो रहा होता है। लेकिन सन और ये पृथ्वी यानी जो इन दोनों सन और अर्थ के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। जब दूरी ज़्यादा होगी तो सूर्यातप तो कम प्राप्त होगा ना। तो इस बात को ध्यान रखिए कि भले ही यहाँ पर सूर्यातप जो है कम प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है। यहाँ सूर्यातप ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी उत्तरी गोलार्ध में सर्दी है। तो इस कॉन्सेप्ट से यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, इसको आप ध्यान रखना। ये याद नहीं रखना है कि पास में है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है और ये यहाँ पर कम है। इस बात को अभी ध्यान नहीं रखना। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि दूरी जो कम है और ज़्यादा है उसका इफेक्ट उत्तरी गोलार्ध और भारत पे क्या है, इस बात को ध्यान रखिए। तो यो सन और जो अर्थ है उसके बीच की दूरी सामान्यतः इतने करोड़ किलोमीटर होती है, लेकिन जब उपसौर की बात आती है तो 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी इनके बीच में रह जाती है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, तो थोड़ा बहुत सूर्यातप में क्या है, अंतर आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सूर्यातप किस में ज़्यादा प्राप्त होगा, तो जो सूर्य और पृथ्वी जहां पास होंगे वहां पर सूर्यातप ज़्यादा प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। जहां पर सूर्य और पृथ्वी दूर होंगे वो स्थिति अपसौर कहलाएगी, और ऐसी स्थिति 4 जुलाई को बनती है। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन को जो है वो केवल ऑप्शन में आपसे घुमाएगा। चलिए ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर सूर्यातप की मात्रा में अंतर आता है। यही बात कि सूर्य का चारों ओर परिक्रमण के दौरान 4 जुलाई को सूर्य सबसे दूर और पृथ्वी की स्थिति को अपसौर कहते हैं। इसी को जो है एपीहिलियन। जबकि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और इसे पेरिहिलियन कहते हैं, उपसौर कहते हैं। तो इन दोनों को आप समझ गए होंगे अच्छे से, और इसी आधार पे क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि वार्षिक सूर्यातप की मात्रा 3 जनवरी को ज़्यादा होगी या 4 जुलाई को, तो 3 जनवरी को ज़्यादा होगी क्योंकि सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे कम यहीं होती है। तो 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है क्या, सूर्यातप। इस बात को हमें समझना था और जो मैं समझा रहा था। आगे चलते हैं। इस स्थिति को देखिए, ये सूर्य है, इनके बीच की दूरी 14.7.1 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर, और यहाँ पर देखिए 152.1 मिलियन किलोमीटर। तो यहाँ पर दूरी कम है और यहाँ दूरी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 4 जुलाई वाली स्थिति हो गई, और एपीहिलियन यानी कि अपसौर वाली स्थिति हो गई। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जनवरी में पेरिहिलियन वाली उपसौर वाली स्थिति होगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये 3 जनवरी को होगी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप में भिन्नता के क्या कारण हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछेगा। और ये जो 4-5 कारण लिख रहे हैं आपको, ये इतने आसान नहीं है कि देख लिए और हम समझ गए। पहला, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना।
पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो सूर्यातप की मात्रा में कैसे परिवर्तन आता है, इस बात को भी हमें देखना होगा। तो चलिए पहला रीजन ही हम देखते हैं कि सूर्यातप की जो भिन्नता है, पहला है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाना, इसको हम ये कह सकते हैं। इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं सूर्य और पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति। और सूर्य और पृथ्वी की सापेक्ष जो स्थिति है उसी के आधार पे क्या है, सूर्यातप की मात्रा का पता चलेगा। चलिए ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सूर्य हैं, सन, ये पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। 21 दिसंबर की बात है, 21 दिसंबर को इस वाले भाग पे सूर्यातप की मात्रा आपको प्राप्त हो रही है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमते हुए पहुंचेगी, ये 20 मार्च यानी 21 मार्च हम इसे कह सकते हैं, 21 मार्च को सूर्यातप लंबवत चमक रहा है और दूरी भी देखिए कम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सूर्यातप की मात्रा प्राप्त होगी दोनों गोलार्धों में प्राप्त हो रही है। जैसे जैसे फिर आगे बढ़ता है पृथ्वी घूमते हुए अपने अक्ष पर, 21 जून को आती है तो 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा। तो कर्क रेखा और उत्तरी गोलार्ध में क्या है, बहुत अधिक जो है सूर्यातप प्राप्त होगा। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि पृथ्वी की स्थिति जैसे जैसे चक्कर लगा रही है, सूर्य का परिक्रमण कर रही है घूर्णन करते हुए, वैसे वैसे पृथ्वी की स्थिति में बदलाव आ रहा है। बदलाव के साथ क्या है, सूर्यातप की मात्रा में भी बदलाव आ रहा है। अब आपको एक स्थिति जो मैंने बताई थी पहले भी, हम एक कॉन्सेप्ट सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन जिसने किए हों। ये जो है भूमध्य रेखा, इक्वेटर कह सकते हैं इसको, भूमध्य रेखा कहिए या इक्वेटर, इसके ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर कैंसर कर्क रेखा और इसके नीचे 23.5 मकर कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। बात थी कि यहां जो 21 मार्च होगा और 21 मार्च, फिर यहां पर जून और फिर यहां 23 सितंबर, ये मैं आपको बता चुका हूं पिछली क्लास में। और सितंबर के बाद फिर यहां पर 22 दिसंबर और दिसंबर से फिर जो है ये 21 मार्च की तरफ चलता है। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्यातप की मात्रा बराबर प्राप्त होगी इन दोनों को, और सूर्यातप की मात्रा कर्क रेखा पर क्या होगा, बराबर मिलेगी। दिन और रात की अवधि क्या होगी यहाँ पर बराबर होगी 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 21 मार्च के दिन कर्क रेखा पर सूर्यातप की मात्रा में अंतर पाया जाएगा, तो बिल्कुल अंतर नहीं होगा, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को इस पे भूमध्य रेखा पर सूर्य क्या है, लंबवत होगा, और लंबवत होने की वजह से 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात यहाँ पर होगी, जिस वजह से क्या है, सूर्यातप बराबर मात्रा में प्राप्त होगा। जैसे ही सूर्य कर्क रेखा पर पहुंचता है 21 जून को, तो कर्क रेखा पर सूर्य जैसे ही पहुंचेगा तो कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्यातप की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होगी। वैसे ही जैसे सूर्य नीचे आता है 22 दिसंबर को, तो मकर रेखा पर सूर्यातप की मात्रा ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन और पृथ्वी के घूर्णन करते हुए परिक्रमण के माध्यम से सूर्यातप की मात्रा में अंतर आता है। यही बात आपको समझनी थी, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले कॉन्सेप्ट पे, क्या कह रहे हैं दूसरा। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य और पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति आपको सूर्यातप की मात्रा में अंतर बताती है। सूर्य की किरणों का नति कोण, मतलब इसको हम कह सकते हैं झुकाव कोण, यानी कि कैसे वो झुकी हुई हैं, उस आधार पे भी सूर्यातप की मात्रा में अंतर आएगा। जैसे मैं आपसे ये कहता हूं
कि सूर्य की किरणें जब तिरछी होंगी तो सूर्यातप जो है कम प्राप्त होगा, जब लंबवत और सीधी होंगी तो सूर्यातप ज़्यादा प्राप्त होगा। एक स्थिति की कल्पना कीजिए, ये तीनों रेखाएं आप याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं। ये सन है, और हमने अभी पढ़ा कि किरणों का झुकाव जो है सूर्यातप की मात्रा में अंतर लाता है। सूर्यातप, अगर यहाँ से कोई किरण यहाँ जाएगी और एक किरण यहाँ जाएगी मान लीजिए, तो इन दोनों के माध्यम से जो ये वाला इलाका है इस पे जो है एनर्जी मिलेगी इसको, और ये सूर्यातप प्राप्त करेगा, केवल यही एरिया। ये जब होगा जब किरणें इस पर लंबवत पड़ रही हैं। लंबवत का मतलब 90 डिग्री के कोण पर इसमें हैं, ठीक है। अब अगली बात सोचिए, सूर्यातप की मात्रा में एक किरण यहाँ पहुँचती है, उसके बाद एक किरण की बात और की जाती है, एक यहाँ पहुँचती है, ठीक। अब इन किरणों के माध्यम से जो एरिया मिलेगा वो ये। अब आपसे कोई ये पूछे कि किस वाले एरिया, यानी कि ये बी है और ये ए है, कौन सा एरिया ज़्यादा गर्म होगा, तो आप कहेंगे एरिया ए ज़्यादा गर्म होगा। उसका रीजन पूछा जाए तो रीजन देखिए, पहला क्या है, पहला तो है किरणों का लंबवत पड़ना, लंबवत होना। किरणों का लंबवत होना। दूसरा रीजन है एरिया कम होना, यानी कि जो इंसोलेशन के लिए एरिया जो गर्म करने के लिए मिला है, एरिया का कम होना यानी क्षेत्रफल का कम होना। तीसरा रीजन क्या होगा, ये वाली किरण की लंबाई देखिए, इस किरण की लंबाई देखिए और इनकी देखिए, तो जो विकिरण को ज़्यादा लंबी दूरी कहाँ तय करनी पड़ी, बी वाले एरिया में, और विकिरण को लंबी कम दूरी कहाँ तय करनी पड़ी, ए एरिया में। तो हम ये कह सकते हैं सूर्य की किरणों का झुकाव ये तय करता है कि कम दूरी तय करनी पड़ेगी किरणों को या ज़्यादा। जहाँ पर कम दूरी होगी वहाँ पर एनर्जी का लॉस कम होगा, तो सूर्यातप ज़्यादा प्राप्त होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किरणों की जो दूरी है उसकी वजह से भी ये अंतर आ गया। तीसरी बात देखिए, ये यहाँ पर क्या है, वायुमंडल है, ये यहाँ क्या है, वायुमंडल। यहाँ पर वायुमंडल की मोटाई इतनी है और इस जगह पर वायुमंडल की मोटाई इतनी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो तिरछी किरणें हैं उनको वायुमंडल में ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ता है, वायुमंडल की मोटाई उनको ज़्यादा कवर करनी पड़ती है। इसलिए हम ये चौथा पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि वायुमंडल की जो मोटाई होती है, कि मोटाई कह लीजिए, या फिर वायुमंडल की जो चौड़ाई हम उसे कह सकते हैं, वो तिरछी किरणों को ज़्यादा तय करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से सूर्यातप ए पर तो प्राप्त ज़्यादा होगा और बी पर कम होगा। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, लेकिन जब कथन कारण में ये 4 पॉइंट आपको मिलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस आधार पर आपको ये ज़रूर देखना है कि भैया जो हमें ये तो पता है कि तिरछापन काम आता है, लेकिन कैसे ये इफेक्ट कर रहा है इस बात को आप देखिए। अब एक और कॉन्सेप्ट देखिए जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपतन कोण, ये क्या चीज है, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण यदि 90 से अधिक होगा, देखिए आपतन कोण मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, यदि 90 डिग्री से अधिक होगा, क्या 90 डिग्री से अधिक होगा, तो परावर्तन जो है वो कम होगा। क्या है, परावर्तन कम होगा।
अगर परावर्तन कम है तो क्या मतलब हुआ कि सूर्यातप की मात्रा कम जो है रिफ्लेक्ट हुई, तो सूर्यातप ज़्यादा प्राप्त होगा। तो परावर्तन कम है तो सूर्यातप क्या होगा, ज़्यादा प्राप्त होगा। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझने देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आपतन कोण मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, सूर्य की जो किरणें होती हैं उनका आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, क्योंकि ये एक सीधी दिशा में चलती हैं। जब तक कोई लैंडफॉर्म ऐसी ना आ जाए जो खुद ही टेढ़ी मेढ़ी हो, तो हम ये कल्पना करते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है, बराबर है। अब देखिए इस बात को यहां देखते हैं। चलिए, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, ये यहां पर ऐसे पहुंचे और इनसे ऐसे ही रिफ्लेक्ट होके क्या है, ये किरण वापस आ गई। यहां पर जो आपतन कोण है यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 डिग्री है या उससे अधिक होगा। ठीक, तो इस समय क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन क्या है, कम हुआ। 90 डिग्री से अधिक है तो परावर्तन क्या हुआ, कम। और परावर्तन कम तो सूर्यातप ज्यादा। ठीक, इसका मतलब मैं आपसे यह कह सकता हूं यदि आपतन कोण 90 डिग्री हो या उससे अधिक हो तो उतना ही परावर्तन कम होगा, और कम होगा तो सूर्यातप की मात्रा ज्यादा प्राप्त आपको होगी। अब इस बात को देखिए, यहां पर आपतन कोण देखिए 90 से कम हो गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यदि आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री से कम होगा, परावर्तन ज्यादा होगा, और परावर्तन ज्यादा होगा तो सूर्यातप क्या होगा, कम होगा। अब आपसे यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए क्या कारण है कि भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है जबकि ध्रुवों पर कम सूर्यातप प्राप्त होता है। पहला रीजन क्या देगा कि ध्रुवों पर आपतन कोण अधिक और परावर्तन कम होता है, इसलिए ऐसा संभव है। फिर लिखेगा क्या, भूमध्य रेखा पर आपतन कोण 90 डिग्री से कम होता है इसलिए ऐसा संभव है। तो आपको ये क्वेश्चन में यहां से घुमाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ध्रुवों पर जो सूर्यातप कम प्राप्त होता है उसका रीजन है कि ध्रुवों पर एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 डिग्री से कम होता है, और यहां तक तो 0 डिग्री पर भी पहुंच जाता है। इसका मतलब जितना कम आपतन कोण होगा परावर्तन उतना ही ज्यादा होगा, और परावर्तन जब ज़्यादा हो जाएगा तो जो सूर्यातप एनर्जी है वो कम बचेगी, यानी सूर्यातप वहाँ पर कम मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है यूपीएससी अब पूछ सकता है आपसे कि आपतन कोण और जो है 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री से अधिक का मतलब 91, 92, 93 से लेके कितना भी है, वो जितना ज़्यादा होगा परावर्तन उतना ही कम होगा, तो सूर्यातप उतना ही ज़्यादा हमें प्राप्त होगा। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान में रखना है आपको। चलिए आगे का देखते हैं, ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का झुकाव, और ये दोनों हो चुके हैं आपके, ये दोनों कॉन्सेप्ट। मैं इन चारों पांचों को इस साथ एक साथ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे की स्लाइड में हम केवल नॉर्मल तरीके से उनको सीख लेंगे। अभी यहां पर हम दोनों ये दो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब समझते हैं दिन की अवधि, ये हम अभी सीख चुके हैं, फिर भी हम देखते हैं दिन की अवधि की बात अगर हम करें तो ये भैया 21 मार्च और 23 सितंबर दिन की अवधि दोनों जगह बराबर है, तो दोनों जगह सूर्यातप बराबर प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दिन की अवधि जहां जहां जैसी होगी वैसा ही प्राप्त होगा। 21 दिसंबर को दक्षिण में और 21 जून को, सॉरी 22 दिसंबर होना चाहिए, ये 22 दिसंबर को दक्षिण में
दक्षिणी गोलार्ध में, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या है, बड़ा दिन होता है। तो यहाँ पर सूर्यातप ज़्यादा प्राप्त होगा। तो दिन की लंबाई भी बहुत कुछ इफेक्ट डालती है। जितना बड़ा दिन होगा उसी हिसाब से सूर्यातप हमें प्राप्त होगा। अब चलते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रात की लंबाई, तो रात की लंबाई उल्टा इफेक्ट डालती है। जितनी अधिक लंबी रातें होंगी सूर्यातप उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि पार्थिव विकिरण को ज़्यादा समय मिल जाएगा विकिरित होने के लिए। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो हम लंबाई दिन की भी याद कर रहे हैं, तो दिन की लंबाई रात की भी हमें पता होनी चाहिए। दोनों के कॉन्सेप्ट से मिला के एक क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब सॉरी, पीछे वाला इस कॉन्सेप्ट, तो ये आपको दिन की वायुमंडल की पारदर्शिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से भी क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, स्थलीय विन्यास से भी लगातार क्वेश्चन। तो वायुमंडल की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर कैसी है, उस आधार पर भी सूर्यातप क्या है, डिसाइड होता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए कि जितना अधिक पारदर्शी, यानी कि मेघ कम होंगे, बादल कम होंगे, क्या है, सूर्यातप को एंट्री करने के लिए क्या है, ज़्यादा जगह मिल पाएगी और पृथ्वी को सूर्यातप ज़्यादा प्राप्त होगा। तो पहला तो पारदर्शिता, पारदर्शिता की बात की जाए, जितनी ज़्यादा पारदर्शिता सूर्यातप कितना उतना ही ज़्यादा। और इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो पारदर्शिता कम तो सूर्यातप भी कम। पारदर्शिता कम कब होगी, जब घने बादल छा जाएंगे वायुमंडल के निचले क्षेत्र में, तो पारदर्शिता कम होगी। तो ऊपर से आने वाली सौर्य विकिरण जो है एंट्री करेगी जरूर, लेकिन उसका अवशोषण ज़्यादा हो जाएगा। उस स्थिति में हमें सूर्यातप कम प्राप्त होगा। दूसरा, वायुमंडल से परावर्तन भी होता है, और परावर्तन काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है। इस बात को भी आपको देखना है कि परावर्तन जो है कैसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको ही देखते हैं पहले। ये सन, सूर्य जी हैं, सूरज, इनसे 100 यूनिट या 100% सूर्यातप की प्राप्ति पृथ्वी को हुई, यानी वहां से ऊपर से सूर्यातप आया। सूर्यातप जब आया तो यहां पहुंचते ही इसको मिले बादल, और बादलों ने क्या किया, इसका परावर्तन कर दिया, और बादलों ने यहीं से इसको वापस कर दिया। और बादलों ने कहा कि ये 27%, इसको यहां लिख सकता हूं, 27% इन्होंने वापस कर दिया। बादलों से ये परावर्तन हो गया। उसके बाद जब ये आगे पहुंचे तो 6%, कितना, 6% जलवाष्प कही कि हम भी हैं, और धूलकण कहे कि भैया हम भी हैं, और इन सब की मात्रा में प्रकीर्णन भी हुआ, और इन सब के माध्यम से 6% फिर दोबारा से क्या है, वापस भेज दी गई। अब यहां पर जैसे ही पहुंचे पृथ्वी पर तो 2% यहां से भी परावर्तित हुआ। जो हिम है पृथ्वी पर, जो भी जहां पर भी हिम है वहां से भी परावर्तन ज़्यादा होता है वनस्पतियों से, तो 2% यहां से परावर्तित हो गया। इस तरीके से अगर हम देखें तो पृथ्वी की सतह से ये परावर्तित हो गया। पृथ्वी की सतह से परावर्तन, अब परावर्तन कितना हो गया, 27 ये, 6 ये और 2 ये, 27 और 6 33 और 2 35। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य से आने वाले 100% में से 35 तो उसे वापस कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वापस भेज दिया गया, परावर्तित कर दिया गया। इसी को एल्विडो कहा गया। एल्विडो क्या है, सौर्यिक विकिरण का वो भाग जो पृथ्वी पर गर्म होने के लिए पहुंचता ही नहीं है, परावर्तित कर दिया जाता है, वही एल्विडो है।
तो 35% एल्बिडो के रूप में क्या है, वापस चली गई। तो इनका जो है सूर्य तप यानी पृथ्वी को गर्म करने में कोई भूमिका होगी, नहीं होगी। अब कल्पना कीजिए ये 27 की जगह 37 हो जाए, ये 6 की जगह 12 हो जाए और ये 2 की जगह 10 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में परावर्तन ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो सूर्य तप कम प्राप्त होगा। तो परावर्तन की स्थिति कैसी है, इस बात पे डिसाइड होगा कि सूर्य तप कितना प्राप्त होगा। आदर्श स्थिति ये है, इसके अलावा चेंज होती रहती है। तो आप समझे कि वायुमंडल की पारदर्शिता, वायुमंडल से होने वाले परावर्तन से भी क्या है, सूर्य तप की मात्रा में अंतर आता है। एक स्थिति और देखिए कि अवशोषण भी करता है। वायुमंडल क्या कर सकता है, अवशोषण भी तो करता है। और वायुमंडल ये कहा जाता है कि सूर्य तप की यदि 100% मात्रा या 100 यूनिट प्राप्त होती हैं तो 14 यूनिटों का अवशोषण कर लिया जाता है। किसके द्वारा, पृथ्वी के वायुमंडल जो निचला है। कल हमने पढ़ा था ऊपरी वायुमंडल पे जो बादल होते हैं वो ज़्यादा अवशोषण नहीं कर पाते हैं। तो ये 14% अवशोषण इन्होंने कर लिया, लेकिन ये पृथ्वी के निचले वायुमंडल ने किया है, तो ये टेम्परेचर को तो बना के रखेगा, पृथ्वी पर सूर्य तप तो भेजेगा। तो इसका प्रयोग, इसका अवशोषण तो जो है पृथ्वी को गर्म करने में सहयोग करता है। अब एक कल्पना कीजिए कि अवशोषण ज़्यादा होगा तो सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त हुआ है, अवशोषण कम हुआ है तो सूर्य तप कम प्राप्त हुआ है। तो इस परावर्तन से जस्ट अलग है। तो पारदर्शिता वायुमंडल की कैसे प्रभावित करती है सूर्य तप को आपने देखा, परावर्तन कैसे प्रभावित करता है आपने देखा, अवशोषण कैसे प्रभावित करता है आपने ये भी देखा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको मैं क्यों क्लैरिफाई बार बार कर रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से अंदर आके पूछ सकता है। अब चलिए एक स्थिति की और कल्पना करते हैं। आज जो है क्लास हो सकता है बड़ी होने लग जाए क्योंकि मैं थोड़ा दूसरी जगह जा रहा हूं, लेकिन यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एक कल्पना कीजिए कि ये सन है और आपने सौर कलंक का नाम तो सुना होगा। सर हमें नहीं पता, चलिए एक छोटी सी बात जान लीजिए। सौर कलंक, पहली बात तो ये काले धब्बे होते हैं सूर्य के पास, ठीक है ना, और ये ठंडे होते हैं। जब सूर्य में बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है उसके बाद वो एनर्जी निकल के रिलीज हो जाती है, तो उस वाले स्पॉट पे ब्लैक ब्लैक हो जाता है, वहाँ से एनर्जी चली गई तो कहा जाता है ये ठंडे हो गए, ठीक है। ये सूर्य हैं, सूर्य की ये परिधि है, फोटोस्फीयर कहते हैं, प्रकाश मंडल भी कहते हैं। अगर हम सूर्य के बीच में से एक लाइन खींचें, ठीक है, तो इसके 40 डिग्री यहाँ तक और 40 डिग्री यहाँ तक इसमें पाए जाते हैं क्या, सौर कलंक, ठीक। इधर भी 40 डिग्री, ये सौर कलंक हैं। सौर कलंकों का कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 11 वर्ष होता है। इनके जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक के बीच का एरिया ये 11 वर्ष चलते हैं। कैसे, सौर कलंक यहाँ से बनना चालू होता है और ऐसे मूव करता है, फिर नीचे आता है, तो इधर से जाने के लिए इसको लगभग 5.5 वर्ष लग जाते हैं और आने में लग जाएंगे इतने ही, तो 11 वर्ष का एक कार्यकाल हो गया। इनका भी यही और इनका भी यही। अब सवाल ये है कि ये सूर्य तप को कैसे प्रभावित करते हैं। सवाल तो ये है, अगर मैं तुमसे कहूं कि सौर कलंक काले धब्बे हैं, ये तो ठंडे होते हैं, तो आप कहेंगे ठंडे हैं तो भैया ये तो सूर्य तप को कम कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा कॉन्सेप्ट है। जितने ज़्यादा सौर कलंक की संख्या ज़्यादा, इसका मतलब बहुत सारी एनर्जी एक साथ रिलीज हुई और वो सारे काले पड़ गए। समझ में आया।
मैंने आपको बताया सौर कलंक बनते कम है जब एक साथ एनर्जी रिलीज हो जाए और उस जगह से रिलीज हुई वहां अब एनर्जी खत्म हो जाए तो वो ब्लैक स्पॉट बन जाता है। अब एक बात सोचिए कि यहां पर सौर कलंकों की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक साथ बहुत सारी एनर्जी विकिरण के रूप में निकाली गई। जब एक साथ बहुत सारी एनर्जी विकिरण के रूप में पहुंची पृथ्वी पर तो सूर्य तप क्या होगा? ज़्यादा प्राप्त होगा। तो सौर कलंकों की संख्या ज़्यादा तो सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होगा। इस बात को ध्यान रखिए। और मैं कहूँ सौर कलंक की संख्या कम तो भैया सूर्य तप भी कम। इस तरीके से सूर्य तप को सौर कलंक भी प्रभावित करता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप समझिए कि सूर्य तप की जो परिभाषा है वही हमें नहीं देखनी। सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक भी हमें नॉर्मल नहीं देखने, हमें उन सभी कारकों को देखना है जहां से यूपीएससी सोच सकता है और आपके लिए क्वेश्चन बना सकता है। मैं इसको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां से यूपीएससी ने सब्जेक्ट में सौर कलंक को खूब पूछा है, तो हो सकता है यहां भी पूछ ले। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हम पढ़ रहे थे कि पृथ्वी की सतह पर सूर्य तप में भिन्नता के कारण, तो ये भी हमारा हो चुका है वायुमंडल की पारदर्शिता के साथ। मैंने इसमें और चीज़ें भी बताई, क्या अवशोषण भी बताया, परावर्तन भी बताया। ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे हो गए। अब बचा स्थलीय विन्यास। यहाँ से तो कई बार क्वेश्चन पूछा है, आपको पता ही नहीं चला होगा। स्थलीय विन्यास देखिए, इसको भी समझ लेते हैं, इस स्लाइड में ही समझते हैं। स्थलीय विन्यास का मतलब है कि पृथ्वी पर जो लैंड फॉर्म है उनकी जो स्थिति है वो भी सूर्य तप को प्रभावित करती है। पहला, पर्वत की ऊंचाई और पर्वत की जो ढलान है वो भी इसको प्रभावित करेगा। एक बात समझिए, अगर ये पर्वत है और पर्वत अगर यहाँ से सूर्य चमक रहे हैं और यहाँ पर विकिरण के रूप में क्या है, आइसोलेशन इंसोलेशन आ रहा है, इस जगह पर कम प्राप्त होगा। तो एक बात तो हम ये कह सकते हैं सामान्य रूप से कि सूर्य के विमुखी यानी कि सूर्य के उन्मुखी यानी सूर्य की तरफ जो पार्ट होता है वहां पर क्या है, सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होता है। विमुखी यानी पीछे की तरफ जो होता है उसमें सूर्य तप कम प्राप्त होता है, ये आप कह सकते हो। पहला रीजन तो ये सामान्य सा रीजन है। सूर्य तप जिस दिशा में ज़्यादा विकिरण प्राप्त हो रहा होगा लैंड फॉर्म पे, उस लैंड फॉर्म पे ज़्यादा सूर्य तप, उसके जस्ट पीछे वाले भाग में कम होगा। ये तो एक सामान्य सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, जो यूपीएससी ने पूछा, क्या उत्तरी गोलार्ध में पर्वतों के विस्तार पूर्व से पश्चिम हैं या पश्चिम से पूर्व हैं? तो बताओ पर्वतों के किस भाग पर सूर्य तप अधिक मिलेगा? यहां किस भाग का मतलब उत्तर यानी नॉर्थ वाले भाग में या साउथ वाले भाग में? उत्तरी गोलार्ध में पर्वतों का विस्तार यदि पूर्व से पश्चिम है, ठीक है ना, तो सूर्य तप की मात्रा भी उसी तरीके से डिवाइड होती है। जो उत्तरी गोलार्ध में कोई पर्वत ऐसे करके विस्तारित है तो इसका ये नॉर्थ पार्ट होगा और ये इसका साउथ पार्ट होगा। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कोई पर्वत ऐसे है तो इसका ये नॉर्थ पार्ट होगा और ये साउथ पार्ट होगा, ठीक। ये इसका जो है पश्चिम है, ये इसका पूर्व है। अब समझ में आया होगा।
अब बता दो कि किस साइड में सूर्य तप ज़्यादा होगा। अब तो बता रहे हैं सर पूरब की साइड में यहाँ सूर्य होगा तो सूर्य तप इधर ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो सूर्य तप कहाँ है? ये वाला साउथ पार्ट है, तो दक्षिण में सूर्य तप ज़्यादा होगा। अब इसको उठा के लाते हैं हिमालय के पास। आपसे पूछा जाए कि हिमालय की स्थिति को जांच करते हुए बताइए कि हिमालय के उत्तर में सूर्य तप की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होगी या दक्षिण में? तो आप कहेंगे सर इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से तो दक्षिण में होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दक्षिण में ही होगी। और दक्षिण वाला भाग भारत में पड़ता है। भारत में पड़ता है तो आपने जब तापमान मानसून विच्छेद पढ़ा होगा, मानसून पढ़ा होगा तो हिमालय की भूमिका उसमें पड़ी होगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्थलीय विन्यास में जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम है या पश्चिम से पूर्व है, उन पर्वतों के उत्तरी भाग की अपेक्षा दक्षिणी भाग में सूर्य तप की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होती है उत्तरी गोलार्ध में। और इसका फायदा जो है यूरोप वाले बहुत उठाते हैं। आप जब यूरोप के पैटर्न को देखेंगे, आवासीय पैटर्न को देखेंगे, तो पर्वतों के दक्षिणी भाग में आवास आपको अधिक मिलेंगे। और यही रीजन है उसका कि सूर्य तप की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होगी, क्योंकि उस वाले एरिया में वैसे ही सूर्य तप कम मिलता है। तो वहाँ सर्दी से बचने के लिए लोग क्या है, दक्षिणी भाग में जो है रहना पसंद करेंगे। तो इस बात को भी आपको थोड़ा थोड़ा करके सोचना है। तो ठीक है ना। तो पहला स्थलीय विन्यास की अगर हम बात करें तो हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि उत्तरी गोलार्धों में पर्वतों का विस्तार पूर्व से पश्चिम है, तो भैया दक्षिणी भाग में ज़्यादा सूर्य तप प्राप्त होगा। बस इतना समझना है। और बाकी का फिर उसके हिसाब से आप कॉन्सेप्ट जोड़ते चलिए, सोचते चलिए, होगा। दूसरी बात आप समझिए, ये इंडिया है और यहां पर आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, एक पर्वतीय कगार है। पर्वत नहीं कहा मैंने, पर्वतीय कगार है, जिसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत। इस पश्चिमी घाट पर्वत के इस साइड, यानी कि ये अगर बी है और ये ए साइड है, तो मैं आपसे पूछूं कि सूर्य तप किस साइड में ज़्यादा प्राप्त होगा? सवाल ये है। तो देखिए, जब स्थलीय विन्यास में समुद्र की भूमिका शामिल हो जाए, ये समुद्र हैं, यहाँ पर समुद्र जो हैं हमारे हिंद महासागर हैं। हिंद महासागर से समुद्र के कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं भैया। जल जो है देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। इस आधार पे तो इधर ज़्यादा गर्म हो सकता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। लेकिन आप ये भूल गए कि ये जो है वृष्टि छाया क्षेत्र है, ठीक है ना। और आप ये भूल गए कि समुद्री समीर भी चलती है। तो इस इलाके में जो है पवनों की उपस्थिति होने से, पवन की उपस्थिति होने से क्या है, सूर्य तप की जो मात्रा प्राप्त होगी वो कम हो जाएगी। और इधर तो भैया सूर्य तप जो है बी वाले भाग पे ज़्यादा मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझे। तो समझे कि स्थलीय विन्यास भी हमारे सूर्य तप को प्रभावित करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट इंडिया पे ही अप्लाई करते हैं। इस वाले भाग में सूर्य तप की बात हो रही है और इस वाले भाग में सूर्य तप की बात हो रही है। आपसे कल एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि समुद्र की अपेक्षा महाद्वीपों के भाग में औसत तापमान अधिक पाया जाता है, क्यों? कल एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को यहाँ भी देख सकते हैं। तो जो जल जो है जल्दी गर्म और देर से ठंडा होता है, देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। स्थल जो है जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। लेकिन इस वाले इलाके में समुद्री समीर का प्रभाव होता है, समुद्री वातावरण का प्रभाव होता है, इसलिए टेम्परेचर में ज़्यादा अंतर नहीं आता, आपको ये पता है। तो जो महाद्वीपों के आंतरिक महाद्वीपों के जो आंतरिक भाग हैं वहाँ पर तापांतर बहुत पाया जाएगा। रात लंबी होगी तो क्या है, पार्थिव विकिरण निकलेगा, ठंडा हो जाएगा पूरा एरिया।
और दिन में बहुत गर्म सूर्य ऊपर से ही चमक रहा है तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो स्थलीय विन्यास में हम ये कह सकते हैं कि जो समुद्र के पास वाले इलाके हैं उनकी अपेक्षा जो आंतरिक भागों के इलाके हैं, आंतरिक वालों में अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। इस बात को आप समझिए। तो इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने आपको बता दिया कि स्थलीय विन्यास से कैसे ये रिलेटेड है। अब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता चल गए, 1 2 3 4 5। देखिए नाम भी अलग आ सकते हैं, आपसे कुछ भी अलग लिख सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पूछ सकता है सूर्य और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थिति की वजह से होता है। हाँ, तो इसका मतलब भी तो यही है। यहाँ पूछ सकता है सूर्य के आपतन कोण और परावर्तन कोण की वजह से होता है, तो यही तो हम भी कह रहे हैं। दिन की अवधि और यहाँ लिख सकता है रात और दिन की अवधि के बीच में अंतर। तो आप ये समझिए कि इन ऑप्शंस को कैसे घुमा सकता है ये। अब इनकी व्याख्या हम कर चुके हैं, फिर भी हम आगे देखते हैं। चलिए, पृथ्वी के परिक्रमण और परिभ्रमण की वजह से क्या होता है, पृथ्वी घूमती है, घूमने के बाद चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगाती है, तो दिन और रात में अंतर आएगा। और दिन और रात में अंतर में आने में एक महत्वपूर्ण काम जो है कक्षीय झुकाव जो होता है 66.5 डिग्री। सर कभी तो 23.5 होता है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी के 2 झुकाव हैं, अपने अक्ष के अनुसार देखें झुकाव तो 23.5 है, कक्षीय तल के आधार पे देखें तो 66.5 है। इसको भी देख लो भैया। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये जो है इस अक्ष पर झुकी हुई है, सॉरी अक्ष नहीं, ये इस पर झुकी हुई है। अगर हम पृथ्वी का अक्ष बनाएं तो नॉर्थ और साउथ ये है, तो ऐसे करके पृथ्वी का अक्ष आएगा। ये पृथ्वी का झुकाव है, पृथ्वी का अक्ष है, तो ये एंगल जो आप देखोगे ये है 23.5 डिग्री जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अगर हम कक्षीय तल की बात करें तो यहाँ से एक लाइन खींचते हैं हम, और ये लाइन जब खींचेंगे तो ये वाला एंगल जो बच गया ये कितना हो गया 66.5 डिग्री। तो पृथ्वी का अपने कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री झुकाव है। इसी झुकाव के माध्यम से जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो दिन और रात की अवधि में अंतर आता है, ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है, ये आपको पता है। चलिए ठीक है ना। तो इसी के कारण क्या है, दिन और रात में परिवर्तन होगा, तो दिन और रात के आधार पर क्या है सूर्यताप की मात्रा में भी परिवर्तन होगा। और वही चीज हम यहाँ पर बता चुके हैं जो पहले कॉन्सेप्ट में बता रहे थे। अब देखो किसी स्थान पर जितना ऊंचा सूर्य होगा, इसका क्या मतलब, ऊंचे का मतलब आपके लंबवत ऊपर आपके वर्टिकली जितना होगा उतनी ज़्यादा आपको सूर्यताप प्राप्त होगी, और उसका जो है आपतन कोण क्या होगा 90 से ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो क्या है परावर्तन कम, परावर्तन कम तो सूर्यताप भी ज़्यादा प्राप्त होगा। तो इस बात को भी देखें। भूमध्य रेखा पर दिन और रात सदैव बराबर होते हैं, परंतु भूमध्य रेखा से दूर अक्षांशों पर परिभ्रमण की स्थितियों में दिन और रात छोटे होते जाते हैं। यहाँ ये कहने का मतलब है कि दिन और रात भूमध्य रेखा पे बराबर हैं, जैसे जैसे ऊपर और नीचे जाएंगे तो दिन और रात में अंतर आता जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और जो मैं आपको बताना चाह रहा था, देखिए मान लीजिए हमने तो ये पढ़ लिया है कि भैया 0 डिग्री से और 23 डिग्री के बीच में सूर्यताप जो है ज़्यादा प्राप्त होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर आपसे कहेंगे 0 डिग्री पे तो ज़्यादा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 0 डिग्री पर आर्द्रता होती है, आर्द्रता से बादलों का निर्माण होता है, बादलों के निर्माण से क्या है जो है ऊपर से आने वाली जो रेडिएशन है उसका जो है परावर्तन हो जाता है। उस वजह से जो 0 डिग्री वाला इलाका है उसमें उतना सूर्यताप नहीं हो पाता जो जितना इसके ऊपर और नीचे थोड़े थोड़े भागों में होता है। इसीलिए सर्वाधिक तापमान वाली जगह 0 डिग्री पे आपको नहीं मिलेगी। आप ये खोजिए और बताना कमेंट बॉक्स में कि सर्वाधिक तापमान किस देश का दर्ज किया गया है, उस देश में वो कौन सी जगह है जहाँ पर विश्व का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है,
वो 0 डिग्री पर नहीं होगा। देखना तो क्यों नहीं होगा, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर बादलों का आवरण जो है गहरा होता है, वर्षा लगातार होती रहती है, तो सूर्य तप की मात्रा क्या है, संतुलित हो जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए तो ये बात हम बता चुके 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों दिन और रात बराबर होंगे तो बराबर सूर्य तप प्राप्त होगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट, सूर्य तप की मात्रा सूर्य की किरणों के सीधे और तिरछेपन से संबंधित है। बिल्कुल, तिरछेपन में क्या होता है, अभी हमने सीखा कि तिरछेपन में उन्हें वायुमंडल की ज़्यादा यात्रा करनी पड़ेगी, और ज़्यादा यात्रा करनी पड़ेगी तो सूर्य तप का लॉस भी ज़्यादा होगा। दूसरा, जिस समय वो तिरछेपन से पहुंचेगी तो एरिया ज़्यादा मिलेगा गर्म करने के लिए, तो उतना गर्म वो कर नहीं पाएगी। जब धरातल पर ठीक लंबवत होती है तो ताप अधिक प्राप्त होता है, ये तो हम बता ही रहे थे। जब सीधी होंगी तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, जब लंबवत होंगी तो यहाँ पर एरिया जो है ज़्यादा मिलेगा, तो तापमान यानी सूर्य तप जो है कम प्राप्त होगा। इस चीज़ को भी हम समझे थे। अगला देखते हैं, ताप कम प्राप्त होने के तिरछेपन से क्या कारण है। जो कारण मैं बता चुका हूं, यहाँ 2 लिखे हैं, मैंने 4 बताए थे, उसको देखना। तिरछी किरणें धरातल के अधिक भाग को घेरती हैं, यही तो बताया था कि जब तिरछी किरणें धरातल पर पहुंचती हैं तो उन्हें अधिक एरिया लेती हैं, और अधिक एरिया लेंगी तो उन्हें अधिक एरिया गर्म भी करना पड़ेगा। तो क्या है, सूर्य तप जो है वो कम प्राप्त होगा। तिरछी किरणों को वायुमंडल अधिक मोटाई पर पार करना पड़ता है, यही तो हम बता रहे थे। जब तिरछी किरणें लंबा चलेंगी तो वायुमंडल की जो बीच की लंबाई है उनको ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी, और जब बीच में से जाएंगी तो भैया लॉस भी होगी एनर्जी का, तो उतनी ही मात्रा वहाँ पहुँच पाएगी। तो इसको भी देख लीजिए। अगला, धरातल पर प्राप्त सूर्याविताप की मात्रा वायुमंडल के निम्न अवस्थाओं पर निर्भर करती है। ये मैं आपको बता चुका कि आकाश का मेघाच्छादन ज़्यादा होगा तो वहाँ सूर्य तप कम होगा, क्योंकि ऊपर से आने वाला जो विकिरण है उसको रोक लिया जाएगा। अगर ये नीचे से जाने वाले को क्या होगा, इसको भी क्या है परावर्तित कर दिया जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाले को क्या है, ये अवशोषित करेगा फिर नीचे परावर्तित करेगा, तो ज़्यादा अंतर नहीं आने देगा। आर्द्रता अवशोषण करती है, और आर्द्रता जब अवशोषण करेगी तो टेम्परेचर को बढ़ा देगी। धूल कण क्या है, परावर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो अभी मैंने आपको एक चित्र से बताया था कि 35% एल्बिडो होता है। उस आधार पे देखे तो सूर्य तप क्या है, बदलाव होता रहता है। अगला, खुली और वनस्पति विहीन शैलों में, जो जहाँ पर चट्टानें खुली हैं, जहाँ पर कोई भी आवरण प्रकृति का नहीं है, वहाँ पर क्या है, सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होगा। कृषि भूमि की अपेक्षा अधिक गर्म रहेगा। ये बात तो आप समझ गए होंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। इस प्रकार बालू मिट्टी वाले भाग की बात की जाए और दलदलीय भूमि की बात की जाए तो बालू मिट्टी वाला क्या है, जल्दी से रेडिएशन प्राप्त करेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और जब रात होगी तो जल्दी से जो है क्या है, परावर्तन करेगा तो ठंडा हो जाएगा। तो इस प्रकार से बालू मिट्टी वाला भाग जो है जल्दी गर्म होगा और जल्दी ही ठंडा होगा। ये सीधा सा वैसा ही कॉन्सेप्ट है जो स्थल और जल के बारे में है। तो सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक आपको मैंने बता दिए। चलिए आगे चलते हैं। तापमान के वितरण की अगर हम बात करें तो तापमान का वितरण अगर आप देखोगे तो आप सोचोगे कि एक तो जो ऊर्ध्वाधर होना चाहिए और एक क्षैतिज होना चाहिए, तो तापमान का वितरण भी दोनों ही तरीके से होता है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे कि कैसे तापमान, ये वाला वितरण तापमान का हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में। जितने भी पृथ्वी के जो वायुमंडल के भाग हैं वो तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण को ही तो दिखाते हैं। जैसे जैसे क्षोभ मंडल में ऊपर जाते हैं तापमान की मात्रा में कमी आती जाती है, और यह कमी 165 डिग्री सेंटीग्रेड 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है, या फिर 6.5 डिग्री की कमी आती है 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर। तो अब हमें ये देखना है कि जो वितरण है वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज है। तो ऊर्ध्वाधर वितरण को हम वायुमंडल की परतों में हम पढ़ चुके हैं, तो इसको अब यहाँ पर डिलीट करने की ज़रूरत
नहीं है। अब हमें पढ़ना है कि क्षैतिज वितरण क्या है और तापमान का व्युत्क्रम क्या है, इन्वर्स क्या है, तापमान क्या चीज होती है। तो पृथ्वी और क्षोभ मंडल के बीच में तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण को दो प्रकार से, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर वितरण है वो क्षोभ मंडल के साथ अगर हम पृथ्वी को देखें, मैंने आपको बताया ऊर्ध्वाधर कैसे है, परतों के बीच में है ऊपर जाते जाते, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जब क्षोभ मंडल की बात करते हैं हम तो दो चीजें हमें समझ में आती हैं। भैया आपने अभी बताया कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। इसी को आपने जब पढ़ाया था तो नॉर्मल लैप्स रेट बताया था, सामान्य ह्रास पतन दर बताया था। तो ये जो है क्षोभ मंडल से सम्मिलित है। एक कल्पना कीजिए कि ये ऊपर ना जाके जैसे जैसे हम ऊपर जाएं और एक तापमान कम ना होने की वजह से बढ़ जाए तो ये उल्टी स्थिति हो गई। इसी को तो तापमान का व्युत्क्रम कहेंगे, ठीक है ना। इन्वर्सन ऑफ द टेम्परेचर क्या है, देखिए जब आप क्षोभ मंडल की सामान्य स्थिति की बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 165 मीटर ऊपर जाएं तो 1 डिग्री कम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएं और तापमान बढ़ जाए तो इसका मतलब उल्टा हो चुका है, तापमान का इन्वर्स हो चुका है तापमान। तो इसी को तापमान व्युत्क्रम कहते हैं। और ये तापमान व्युत्क्रम से यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, इसको भी देखते हैं। तापमान की सामान्य ह्रास दर नॉर्मल लैप्स रेट LPNR, तो ये क्या है भैया, ये वही है 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री की कमी होती है, या फिर कहिए 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री की कमी होती है। इसको हम कहते हैं तापमान की सामान्य ह्रास दर, ठीक है। अब सवाल यह है कि ऊंचाई के साथ यदि तापमान की परिवर्तन दर को सामान्य ह्रास दर के रूप में वर्णित किया गया, अगर इसका चेंज हो जाए, ऊपर जाने पर क्या हो जाए, टेम्परेचर बढ़ने लग जाए, तो स्थिति कैसी होगी, इस बात की कल्पना आप कीजिए। तापमान का व्युत्क्रम क्या है, कुछ निश्चित कारणों से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगे तो क्या होगा, तापमान का उल्टा हो गया, व्युत्क्रमण हो गया। ये बड़ी स्थिति है। अब तो यूपीएससी ये भी पूछेगा कि तापमान का व्युत्क्रमण क्यों होता है, उसके लिए आदर्श दशाएं क्या हैं। ये एनसीईआरटी में भी लिखी हुई हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाता है। तो इस तरीके से तापमान व्युत्क्रम क्या है, जो ऊपर वाली घटना है क्या कि निश्चित कारणों से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटने की बजाय क्या है, बढ़ने लग जाए, तो उसे ही तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं, उसे ही इन्वर्सन ऑफ द टेम्परेचर कहते हैं। तो इंग्लिश वाले भी देख लीजिए भैया, शिकायत आई थी कि इंग्लिश वाला छुप जाता है जब आप पढ़ाते हैं तो इस बात को भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो आप इस घटना को क्या कहेंगे, तापमान का व्युत्क्रम। और तापमान के व्युत्क्रम की घटनाएं क्या क्या होती हैं, इनको भी देखते हैं। एक विपरीत तापीय दिशा जिसमें वायु की ठंडी परत ऊपर हो, है ना, ठंडी परत नीचे हो और उष्ण परत ऊपर हो। देखिए जब हम ऊपर जाएंगे तो तापमान का बढ़ना ही व्युत्क्रम है। तो तापमान बढ़ेगा कब, जब ऊपर गर्म परत होगी और नीचे ठंडी परत होगी। हम उन्हीं स्थितियों को देख लें जहां पर ठंडी नीचे हो गर्म ऊपर हो, तो हम ये कहेंगे तापमान का व्युत्क्रमण हो रहा है। तो वैसी स्थिति, ऐसी विपरीत तापीय दशा जिसमें वायु की ठंडी परतें नीचे हो जाएं और उष्ण परत ऊपर हो जाए, तो उसे ही तापीय प्रतिलोमन की दिशा कहते हैं। ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं बार बार, लेकिन होता क्यों है ये नहीं समझ आ रहा अभी, तो ये भी समझते हैं। अधिक ऊंचाई पे जाने पर प्रतिलोमन अधिक स्थायी हो जाता है। इनका ये कहना है जैसे जैसे और ऊपर जाओगे तुम तो और स्थिति ऐसी होती है। समताप मंडल में आपने देखा था, जब मैंने आपको पढ़ाया था, समताप मंडल में क्या था कि ठंडी हवा नीचे थी और गर्म हवा ऊपर हो गई थी, क्योंकि जैसे जैसे समताप मंडल में जाते हैं तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो ये यही कह रहा है कि अधिक ऊंचाई पे जाओगे तो एक स्थायी दिशा मिलेगी तापीय प्रतिलोमन की, क्योंकि पार्थिव विकिरण द्वारा ऊपरी गर्म परत को ठंडा करने में अधिक समय लगता है, ठीक है ना। जो पार्थिव विकिरण है वो जैसे नीचे से ज़्यादा जाएगा तो नीचे से जल्दी ठंडा जाता है, ऊपर से
देर में ठंडा होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है, जैसे ही पार्थिव विकिरण नीचे से रेडिएशन से ऊपर निकलता है तो पृथ्वी की जितनी एनर्जी है वो रात में पूरी क्या है रिलीज करती है, और ये ऊपर जाके ऊपर का वायुमंडल जो हमारा है क्षोभमंडल का, उसे अवशोषित भी कर लेता है। तो नीचे ठंडा रह जाएगा और ऊपर हो जाएगा गर्म। अब जैसे से नीचे से ऊपर जाएंगे तो पहले ठंडा और फिर ऊपर गर्म, इसका मतलब ऊपर जाते समय तापमान में वृद्धि आपको दिखाई देगी, तो तापीय व्युत्क्रम आपको दिखाई देगा। तापीय प्रतिलोमन के कारण ऊपर गर्म और ठंडी वायु तथा नीचे ऊपर गर्म और हल्की वायु तथा नीचे ठंडी और भारी वायु जो है नीचे हो जाती है। आप जब पढ़ेंगे हवाओं के बारे में तो ठंडी जो वायु होती है यानी ठंडी हवा जो होती है वो क्या है भारी होती है, तो वो नीचे बैठने का गुण रखती है। अब आगे चलते हैं। तापीय प्रतिलोमन ध्रुवीय प्रदेशों में, मध्य अक्षांशों के हिमाच्छादित भागों में तथा घाटियों में अधिक होता है। ये चीज समझने की है हमें भैया। तापीय प्रतिलोमन ध्रुवीय प्रदेशों में, मध्य अक्षांशों के हिमाच्छादित भागों में तथा घाटियों में अधिक होता है। ऐसा क्यों? देखिए, जितना पार्थिव विकिरण पृथ्वी को प्राप्त हुआ, जितना सूर्यातप पृथ्वी को प्राप्त हुआ उतना या उससे ज़्यादा अगर पृथ्वी पार्थिव विकिरणों के रूप में क्या है रिलीज कर दे तो नीचे वाला भाग ठंडा ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मानिए पृथ्वी को पार्थिव विकिरण प्राप्त हुआ, मान लीजिए 100, विकिरण प्राप्त हुआ, सूर्यातप का विकिरण प्राप्त, सूर्यातप प्राप्त हुआ 100, और ये जो है 8 घंटे में प्राप्त हुआ। अब पृथ्वी के पास 16 घंटे हैं इसको जो है पार्थिव विकिरण के रूप में ऊपर भेजने को, और ये प्रक्रिया जैसे ही रात होगी चालू हो जाती है, और ये चालू होते तब तक चलती रहेगी जब तक ये ठंडी ना हो जाए। अब एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए कि यहाँ पे खुद ही बर्फ जमी हो, तो ये और जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो वही तो चीज़ है, ध्रुवीय प्रदेशों में क्या होता है, सतह पे क्या होती है, बर्फ जमी होती है। पार्थिव विकिरण रिलीज हो गया, बर्फ नीचे अभी है ही, तो नीचे क्या होगा, ठंडा होगा। तो ऐसी स्थिति अपने आप ही क्या है, ध्रुवीय प्रदेशों में क्या हो जाएगी, तापीय प्रतिलोमन की स्थिति हो जाएगी। अब लिखा है मध्य अक्षांशों के हिमाच्छादित, बात तो वही है, हिमाच्छादित कर दिया इन्होंने, लेकिन मध्य अक्षांशों में लिख दिया। वही स्थिति के पार्थिव विकिरण तो चला जाएगा, नीचे हिमालय हिमानी है तो वो ठंडी रहेगी। अब ठंडी रहेगी तो भैया नीचे ठंडी ऊपर गर्म। अब जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो तापीय प्रतिलोमन। घाटियों में, घाटियों की स्थिति बड़ी अच्छी, इसको अभी हम देखेंगे। गर्म और ठंडी जलधाराओं के संगम पर भी ऐसा होता है। जो गर्म और ठंडी जलधाराएं जहां मिलती हैं वहां पर भी फॉग की स्थिति, जहां पर भी कुहासा, फॉग, पाला अगर दिखाई दे तो वहां समझिए तापीय प्रतिलोमन की स्थिति दिखाई दे रही है। अब हमें समझना है घाटियों में कैसे होता है भैया, घाटियों में बता दीजिए हमें। चलिए घाटियों में बताते हैं आपको। पहले घाटियों में बताने के लिए एक ब्लैंक पेज की आवश्यकता है। जैसे ही ब्लैंक पेज आएगा हम उसमें समझाएंगे इस बात को। अभी आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि जो तापीय व्युत्क्रम होता है वो 3 तरीके से हो सकता है। एक तो सतह पर, एक संवहनीय माध्यम से, और एक घाटी में व्युत्क्रम से। तो घाटी वाला तो हमें सीखना है अभी, है ना। तो ये सरफेस और रेडिएशन इन्वर्सन, एडवेक्शन, नल जो है ये, और वैली इन्वेक्शन, ठीक है ना। तो इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो आपको पहला सतही विकिरण दिखाई देगा और संवहनीय विकिरण और घाटी व्युत्क्रम, इन तीनों को समझते हैं। देखिए सतह का मतलब क्या है, सरफेस से है। यहां गर्म वायु है और यहां ठंडी है। जिसकी जितनी ज़्यादा मात्रा होगी वो क्या करेगा, एक दूसरे को अपने जैसे टेम्परेचर में लाने की कोशिश करेगा। तो ये ध्यान रखिए, मैंने जो एक गर्म गिलास और ठंडे गिलास की बात बताई थी, अगर दोनों को पास में रख देंगे तो जब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा एनर्जी का, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना आ जाए। यही तो स्थिति है। अब एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ पर हिमानी का बहुत बड़ा आवरण हो, ठीक, बगल में थोड़ी बहुत गर्म स्थान हो, तो हिमानी उस गर्म स्थान को भी अपने टेम्परेचर में ढाल लेगी।
और ढालने के बाद क्या होगा, नीचे जो है सतह पर क्या होगा, ठंडा होगा और ऊपर गर्म, तो तापमान का व्युत्क्रम हो गया। तो जो सतह होती है उस पर अगर किसी कारण से ठंडी हवा का या ठंडी वायु का जो है प्रभुत्व हो जाए तो वैसा ही सतही विकिरण व्युत्क्रम कहलाएगा। अब संवहनीय व्युत्क्रम क्या है? संवहनीय, हवा जब गर्म होती है तो गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद ऊपर जाती है और जो है ठंडी होती है, और ठंडी होने के बाद फिर जो है नीचे बैठती है। ये नीचे बैठती है तो यहाँ पर जो ठंडी वायु थी वो क्या है, इसका स्थान भरने के लिए इधर आ जाती है। तो इस प्रकार से एक सीरीज चल जाती है। तो जो यहाँ की गर्म वायु तो वो तो ऊपर उठ गई और यहाँ की वायु यहाँ पर आ गई तो ठंडी हो गई, और इसकी अपेक्षा ये गर्म थी तो ये नीचे आके यहाँ पे बैठ गई। तो इस तरीके से संवहन की स्थिति उत्पन्न हुई, और संवहन की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही इस जगह पर जो है तापीय व्युत्क्रमण की स्थिति होगी। देखो ये चलता क्यों है, जब तक तापीय व्युत्क्रम नहीं आ जाएगा तब तक ये सर्किल चलता रहेगा, इस बात को आप समझिए। तो इसीलिए अब जो गर्म वायु ऊपर गई, ऊपर से ठंडी होकर यहाँ पहुंची, यहाँ की जो वायु थी उसका स्थान भरने के लिए यहाँ पहुंची, तो संवहन के माध्यम से भी व्युत्क्रम होता है, और यहाँ पर भी ठंडी वायु हो गई और ये ऊपर गर्म है। तो नीचे से जैसे ही ऊपर जाओगे तो तापमान में वृद्धि होगी, तापीय व्युत्क्रम की दिशा समझ में आएगी। अब होता है घाटीय व्युत्क्रम। क्या होता है कि घाटी में ऐसा क्या हो कि घाटी के नीचे से चलें ऊपर की तरफ तो नीचे ठंडा हो और ऊपर गर्म हो, यही तो व्युत्क्रम होगा। चलिए चलते हैं। पहले व्युत्क्रम के लिए आदर्श दिशाओं को समझिए कि ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पर यह संभव है। लंबी तथा ठंडी रातें, लंबी लिखा हुआ है, लंबी इसलिए कि पार्थिव विकिरण को जो है रिलीज होने के लिए समय ज़्यादा मिल जाएगा, और जब समय ज़्यादा मिल जाएगा तो अपने आप से सतह क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। ठीक, और यही सतही विकिरण क्या है, फिर जो है सतही तापमान को बता देगा और तापीय व्युत्क्रम हो जाएगा सतही वाला। ठंडी रातें होंगी तो खुद ही नीचे ठंडा हो जाएगा, ताकि बाहर जाने वाला विकिरण आने वाले विकिरण से अधिक हो। यहाँ ये कह रहा है कि अगर लंबी रातें होंगी तो जो बाहर पार्थिव विकिरण जाएगा वो अधिक हो जाएगा और प्राप्त होने वाला कम होगा, तो अपने आप ये ठंडा ही रहेगा। इसी को कहते हैं कि ये आदर्श स्थिति होगी। ये आदर्श स्थिति कहाँ हो सकती है, जहाँ पर बहुत लंबी रातें हों। लंबी रातें कहाँ होती हैं, ध्रुवों पर बहुत ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल सही बात है, ध्रुवों पर हिमानी भी है, तो हिमान ध्रुवीय क्षेत्रों में तो तापीय व्युत्क्रमण की घटना होती ही रहती है। ठीक है, साफ आसमान हो, अगर आसमान स्वच्छ होगा तो नीचे से क्या है, पार्थिव विकिरण ऊपर की तरफ चला जाएगा, जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जो है ठंडा रहेगा। तो साफमान, अगर जो है साफ आसमान होगा तो विकिरण के लिए निर्बाध निकास की अनुमति देगा और वो चलता रहेगा। स्थिर और शांत वायु होनी चाहिए। वायु ज़्यादा, जितनी ज़्यादा डोलेगी हिलेगी उतना ही क्या है, तापमान को मिश्रित करेगी। तो शांत वायु जितनी होगी, शांत वायु जो है ऊपर से नीचे की तरफ आती है, और शांत वायु जब नीचे की तरफ आती है तो वो भारी होती है, वो ठंडी होती है। तो ऐसी स्थिति में तापीय प्रतिलोमन तो अपने आप हो जाएगा। तो तापीय प्रतिलोमन के लिए आदर्श दिशाएं तो ये हैं। अगर आपसे मैं कहूँ हिमाच्छादित प्रदेश भी होगा तो बिल्कुल होगा, हिमाच्छादित प्रदेश भी होगा। शुष्क हवाएं जिस क्षेत्र में होंगी वहाँ भी तापीय प्रतिलोमन होगा। क्यों? शुष्क हवाओं में आर्द्रता नहीं होती, और आर्द्रता नहीं होगी तो वो किसी का अवशोषण नहीं करेंगी, क्योंकि आर्द्रता अधिक अवशोषण करने के लिए फेमस है। आर्द्रता का मतलब जलवाष्प, जलवाष्प क्या है, अधिक अवशोषण करती है। ठीक है ना, तो इस बात को भी आप देखिए। अब आगे चलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पर सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आप देखिए। अगला व्युत्क्रम तब होता है जब ठंडी सतह, ये है सतही व्युत्क्रम या सतही विकिरण, जब ठंडी सतह के संपर्क में ठंडी हवा ठंडी होने लगती है। जो मैंने आपको बताया कि जब दो सतह आपस में मिल जाएं तो एक का नेचर ज़्यादा ठंडा हो तो जब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा और तब तक क्या है, ये मिल जाएंगी।
जैसे ही ये मिलेंगी ना तब गर्म और ठंडी, उस समय जो है फॉग, कोहारा, कुहासे की स्थिति भी उत्पन्न होगी। जैसे, है ना, तो वार्म एयर क्या है, कूल एयर के साथ मिलेगी तो ऊपर उठाएंगी और कुहासा का उत्पन्न होगा। तो ये भी ध्यान रखना है। तो गर्म वायु क्या है, ऊपर उठ जाती है और ठंडी वायु नीचे रह जाती है, तो सतही विकिरण व्युत्क्रम हो जाता है। अगला, जब गर्म हवा का द्रव्यमान ठंडे क्षेत्र में चला जाए, ये क्या मतलब है कि जब गर्म हवा उठ के बहुत सारे द्रव्यमान के रूप में क्या है ठंडे क्षेत्र के ऊपर बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, संवहनीय। संवहन का मतलब गर्म होकर ऊपर उठती हैं हवाएं, हवाएं जब ऊपर उठने के बाद किसी ऐसे ठंडे क्षेत्र में बैठ जाएं तो होगा क्या कि नीचे ठंडा रहेगा, ऊपर गर्म। ठंडी हवा का गर्म क्षेत्र में जाने से जमीन का तापमान भी कम हो जाता है। यहाँ ये कह रहा है कि जब ये ऊपर बैठेगी यहाँ, तो यहाँ से भी हवा चलेगी, वो यहाँ पहुँचेगी गर्म क्षेत्र में। तो वही बात है, जब ठंडी हवा गर्म क्षेत्र में जाएगी तो जमीन का तापमान भी क्या कर देगी, यहाँ पर कम कर देगी। तो इस एरिया पे क्या है, ठंडा हो गया। और जब ठंडा हो जाएगा, ऊपर हवा का तापमान अधिक होगा, तो क्या होगा, तापीय व्युत्क्रम होगा, और इसे हम संवहनीय व्युत्क्रम कहेंगे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना। अगला, संवहनीय व्युत्क्रम की एक स्थिति ऐसी भी है जिसमें गर्म हवा जो है ठंडी हवा के साथ मिक्सचर हो रही है। पहले ये ऊपर भी उठेगी, ऊपर उठने के बाद यहाँ नीचे बैठेगी भी, और इस जगह जो ठंडी हवा थी वो इस जगह इसका स्थान लेने के लिए आएगी। तो इस जगह का भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसका ऑलरेडी है ही। और जब गर्म हवा इस ठंडी से मिलेगी तो फॉग यानी कि कोहारे की स्थिति भी उत्पन्न होगी, और ये पूरा एरिया जो है ठंडा हो जाएगा। जब ये पूरा एरिया ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है, सतह ठंडी, ऊपर गर्म, तापीय व्युत्क्रम की स्थिति। बहुत आसान है, इस तरीके से आप देखेंगे तो। अब देखिए घाटी व्युत्क्रम। घाटी व्युत्क्रम में एक स्थिति की कल्पना कीजिए, दिन का समय है, दिन का समय है, सूरज ऊपर से चमका हुआ है। तो जो घाटी होगी, घाटी का जो ऊपरी भाग होगा वो सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त करेगा घाटी की अपेक्षा दिन के समय, और सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त करेगा तो गर्म हो जाएगा। गर्म होके क्या है, ऊपर हवाएं उठ जाएंगी, कहाँ पर, घाटी के कॉर्नर जो ऊपर हैं। ठीक है, अभी मैं इसको डायग्राम से समझाऊंगा। ऊपर उठने के बाद वो ऊपर ठंडी होंगी, फिर बीच में से घाटी से बैठना चालू होंगी। जब वो नीचे से बैठना चालू होंगी तो जो नीचे की ठंडी हवा है वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ना चालू होगी, तो नीचे ठंडा और ऊपर गर्म, वैसी स्थिति तापीय व्युत्क्रम हो जाएगा। लेकिन ये कहा जाता है कि घाटी में तापीय व्युत्क्रम आदर्श दिशा में रात्रि समय में जो है उत्पन्न होता है। तो अब हम इन दोनों को देखेंगे। तो दिन के समय की अगर बात की जाए तो ऊपरी जो हिस्सा है सूर्य तप से क्या है, गर्म हो जाएगा, और कम दबाव। क्यों, जब गर्म हो जाएगा तो हवाएं ऊपर उठ के चली जाएंगी, जब चली जाएंगी तो वहाँ पर प्रेशर अपने आप क्या है, कम हो जाएगा। जब तल अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा और नीचे वाला तल क्या है, वो ठंडा है, और ठंडा है तो वहाँ पर क्या है, उच्च दाब है, उच्च दाब है, और ऊपर से वो जो है बीच में आके बैठेंगी, तो नीचे का उच्च दाब वाली हवाएं भी क्या है, ढलानों के सहारे चढ़ना ऊपर चालू कर देंगी। तो पूरी वैली में नीचे ठंडा और ऊपर गर्म वाली स्थिति, एक सर्कुलेशन बन जाएगा। ये एक आदर्श दिशा नहीं है, लेकिन फिर भी दिन के समय उन इलाकों में जहाँ पर हिमानी या फिर ठंड बहुत रहती है वहाँ पर ये वाली स्थिति दिखाई देती है दिन में भी। लेकिन रात्रि काल में बहुत ही महत्वपूर्ण, रात्रि काल में जो है तापमान इन्वर्सन की घटना घाटियों में होती है, और उसी की वजह से घाटियों में लोग रह पाते हैं, इसका बड़ा महत्व है। चलिए, रात्रि के समय की कल्पना कीजिए, पार्थिव विकिरण निकलता है रात्रि के समय। ठीक, तो रात्रि के समय पार्थिव विकिरण जब निकलेगा तो ऊपर वाले हिस्से को क्या है, जल्दी से ठंडा हो जाएगा, और नीचे वाला क्या है, अपेक्षाकृत उससे थोड़ा सा गर्म रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसको भी देखिए। जो रात्रि के समय घाटी के ऊपरी ढाल ठंडा हो जाता है, ये हो क्यों जाता है, पार्थिव विकिरण ज़्यादा होता है इसलिए हो जाता है। और वहाँ पर क्या है, ठंडा होगा तो उच्च दाब बन गया। अब उच्च दाब बनने के बाद आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, तो ऊपर उच्च दाब है और नीचे निम्न दाब, तो ऊपर से घाटी के साथ साथ वो है क्या है, उतरना चालू कर देंगी। और नीचे गर्म है तो वो घाटी जब ऊपर से हवाएं
ठंडी होके आ रही हैं तो गर्म वाली हवा क्या है फिर ढकेल देंगी और वो ऊपर चालू हो जाएगी जाना, तो एक सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। तो जो घाटी के बीच में लोग रह रहे होंगे उनको सर्दी और गर्मी दोनों का अनुभव होगा और आराम से जीवन जी लेंगे। अगर वरना वो मान लीजिए घाटी में रहेंगे तो हमेशा ठंड में रहेंगे दिन में, रात्रि में समय में क्या होगा, फिर रात्रि के समय ऊपर से ठंडी हवाई नीचे आ जाएगी, फिर ठंड लगेगी। तो वो इसीलिए कहा जाता है कि घाटी की जो ढलान होते हैं वहाँ पर ही घर बनाए जाते हैं, उसका रीजन भी यही है। तो चलिए चलते हैं, इसको भी देखते हैं। घाटी का तल अपेक्षाकृत गर्म और कम दबाव वाला क्षेत्र होगा कब, रात्रि के समय। ऊपर वाले एरिया में क्या हुआ, पार्थिव विकिरण की वजह से वो ज़्यादा ठंडा हो गया, और घाटी का तल क्या है, अपेक्षाकृत गर्म है उसकी अपेक्षा, जो ऊपर वाला है। तल का मतलब जो नीचे वाली तली है। अब ऊपर से क्या है, ठंडी हवा नीचे बैठने को आएगी। इस तरीके से अगर आप देखोगे ऊपर से नीचे ठंडी हवा आ जाएगी और गर्म हवा ऊपर चली जाएगी, तो तापीय वितक्रमण हो गया कि नहीं हो गया। गर्म हवा नीचे से घाटी के ऊपरी ढलानों पर विस्थापित हो जाएगी। इस प्रकार ऊपरी ढाल पर उच्च तापमान हो जाएगा और तापमान का व्युत्क्रम विकसित हो जाएगा। इसी को घाटी व्युत्क्रम कहते हैं। चलिए देखते हैं। पहली स्थिति देखिए, गर्म वार्म डे वाली, ये सूरज है तो ये डे वाली है। डे वाली में हुआ क्या, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूर्य तप प्राप्त हुआ तो ये गर्म होकर ऊपर उठे। गर्म होकर कहाँ ऊपर उठे, दोनों साइड से ये गर्म हुए, ये भी ऊपर उठे। ये दिन की स्थिति कल्पना कीजिए। गर्म होने के बाद ये ऊपर पहुँचे और ठंडा हुए, ठंडे होने के बाद नीचे आए। जब ये नीचे आए तो इस वाली जो हवा है इसको ढकेल दिया इन्होंने और इसको इधर भेज दिया। ये वाली हवा जो थी वो ठंडी थी, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर जो हवा ठंडी है और ये ऊपर जो है गर्म है, तो क्या कह सकते हो आप, एक तापीय व्युत्क्रमण की दिशा उत्पन्न हो रही है। ये डे के समय है जो बहुत आदर्श नहीं है, रात्रि के समय बहुत आदर्श होती है। ये देखिए ये चंद्रमा है, रात का समय हो रहा है, रात का समय हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, पार्थिव विकिरण की वजह से ये गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्थिव विकिरण की वजह से क्या है, ये गर्म हो जाएंगे। गर्म जब हो जाएंगे, सॉरी, पार्थिव विकिरण ज़्यादा होगा तो ये ठंडे हो जाएंगे, गर्म नहीं ठंडे, बहुत ज़्यादा कूल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि पार्थिव विकिरण जो है सारी जितनी भी ऊर्जा पृथ्वी ने ली थी उस सबको क्या है ऊपर ढकेल देगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। जब ये ठंडे हो गए, ठंडे होने के बाद ये भारी होंगे। अब भारी होने के बाद क्या है, ये नीचे की तरफ चालू हो जाएगा। यहाँ पर एक अपेक्षाकृत, इसकी अपेक्षा क्या है, गर्म जलवायु थी, गर्म हवा थी, और जब ये दोनों साइड से उतर के आएगी तो ये क्या है, ऊपर की तरफ गर्म हवा ऊपर पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से रात्रि के समय आदर्श स्थिति में क्या है, ये घाटी में व्युत्क्रम उत्पन्न होगा। तो देखिए एक तरीका ये भी है कि ये घाटी है आपकी और इस वाले इलाके पे पार्थिव विकिरण ज़्यादा हुआ, ये रात का समय है। यहाँ पर क्या है, पार्थिव विकिरण ज़्यादा हुआ, पार्थिव विकिरण होने की वजह से हवाओं जो है ठंडी हो गई। हवाएं क्या है, ठंडी हो गई। ठंडी होने से क्या है, ये भारी होते हुए नीचे आने लगी, आएंगी ये पृथ्वी। इस जगह पर जो हवाएं थीं वो हवाएं अपेक्षाकृत गर्म थीं। अब ये गर्म होने और इधर से भी आने लगी ठंडी हवाएं, तो ये गर्म हवाएं क्या हैं, ऊपर की तरफ जाने लगेंगी। अब ये स्थिति क्या होगी, यहाँ ठंडा और ऊपर गर्म। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तापीय विलोमन की घटना हुई। तापीय विलोमन की घटना ही ये है, ये बताती है कि घाटी में अपना जीवन अगर आपको चलाना है तो इन वाले इलाकों पे क्या है, घर बनाए जाते हैं। तो घाटी के ढलानों पे जो है घर बनाए जाते हैं। इसीलिए तो इस तरीके से आप देखोगे कि तापीय विलोमन की घटनाएं घाटी में कैसे होती हैं। अब आगे चलते हैं, तापीय विलोमन का महत्व क्या है। तापीय विलोमन का महत्व ये है कि कई प्रकार के मौसम और जलवायु को ये प्रभावित करता है। और मौसम और जलवायु की बात करें तो ये कोहरा है, पाला है, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें आप देखेंगे फॉग, फ्रोस्ट को भी ये है बनाने की कोशिश करता है।
तो इस तरीके से कोहरा और पाले के निर्माण के लिए तापीय प्रतिलोमन की दिशाएं बहुत जरूरी है। तो ऊपर गर्म और नीचे ठंडी हवा की वजह से क्या है, कोहरा प्रारंभ हो जाता है। तापमान प्रतिलोमन के कारण समय में यदि ऊपर स्थित गर्म जलवायु में आर्द्रता बरकरार रहती है, गर्म जलवायु में यदि आर्द्रता है तथा ठंडी जलवायु का तापमान हिमांक से नीचे चला गया, तो ऐसी स्थिति में पाला पड़ने का पूरा चांस होता है। इस बात को भी यहाँ देखिए कि गर्म जलवायु यदि आर्द्रता ले ले और ठंडी जलवायु हिमांक से नीचे चली जाए तो यहाँ पर पाला पड़ने की पूरी संभावना है, और ऐसा घाटियों में सामान्यतः होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तापीय प्रतिलोमन के कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आपको बताया जब क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल में क्या होता है, नीचे गर्म और ऊपर ठंडी, ठंडी वायु नीचे बैठना चाहती है, गर्म वायु ऊपर बैठना चाहती है, तो यहाँ पर जो है डिस्टरबेंस पैदा होता है, विक्षोभ पैदा होता है। लेकिन तापीय प्रतिलोमन में स्थिति उल्टी हो गई, ऊपर हो गई गर्म और नीचे हो गई ठंडी, ठंडी जलवायु नीचे बैठना चाहती है, गर्म वायु ऊपर, तो यहाँ पर जो है डिस्टरबेंस पैदा होगा नहीं और तापमान में क्या है, स्थिरता आ जाएगी। तो एक शांत वातावरण जो है वहाँ पर बना रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि शांत वातावरण जहाँ बना रहेगा ना, वहाँ एक स्थिति और उत्पन्न हो जाएगी, वहाँ पर जो है शुष्कता आ जाएगी, तो मरुस्थलों का निर्माण भी होने लगेगा। तो ऐसी स्थिति जो है सामान्यतः प्रतिचक्रवातीय स्थिति होती है। जहाँ पर प्रतिचक्रवातीय दशाएं होती हैं वहाँ पर शुष्कता बढ़ जाती है, और शुष्कता बढ़ जाएगी तो क्या है, मरुस्थलों का निर्माण होगा। ये मरुस्थल भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में उत्पन्न होंगे। देखिए, कहना यहाँ ये चाह रहे हैं कि जो प्रतिचक्रवात होते हैं वहाँ पर क्या है, हवाओं का अवतलन होता है। जैसे एक चक्रवात ये है, एक ये है और एक ये है, मान लो ABC, ठीक। चक्रवात में हवाएं क्या हैं, एकदम अंदर की तरफ आएंगी और फिर ऊपर से नीचे आएंगी, और अवतलन में इसमें क्या है, नीचे की तरफ आने लगेंगी इस जगह। तो बी वाला इलाका क्या है, ऊपर से अवतलन होगा तो शांत हो जाएगा ये इलाका, और जब ये शांत हो जाएगा तो यहाँ पर संवहन हो नहीं रहा, बादल बन नहीं रहे, तो यहाँ पे बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो क्या है, मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा से अगर हम देखें 20 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि ऊपर जो है शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, नीचे उष्ण चक्रवात होते हैं, और बीच की स्थिति जो है प्रतिचक्रवातीय दिशा में फंस जाती है। जब हम चक्रवात पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे कि मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है। तो ये स्थिति भी उत्पन्न होने लगेगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में क्या है, मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो इसको भी तापीय प्रतिलोमन जो है प्रभावित करता है, इस बात को भी आपको समझना है। आगे, तापमान का क्षैतिज वितरण अक्षांशों के आधार पर होता है। जैसे भूमध्य रेखा पर क्या है, कर्क रेखा पर क्या है, मकर रेखा पर क्या है, उस आधार पे क्या है, तापमान का वितरण हमें करना होता है। तो अक्षांश के आधार पे अगर देखें तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है, और ये इसका मतलब ये हुआ क्या, सूर्य तब भी हमें कम प्राप्त होगा। इस बात को देखिए, तापमान के क्षैतिज वितरणों को जो है समताप रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। समताप मतलब समान ताप की जो है रेखाएं होंगी, आइसोथर्म्स। ऐसी रेखाएं जो समान तापमाने स्थानों को मिलाएंगी, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाएंगी, उनको समताप रेखाएं कहते हैं। तो ये समताप रेखाएं ऐसी लहर में रहती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये अक्षांशीय स्थिति को दिखा रही हैं। अक्षांशीय स्थिति का मतलब क्षैतिज वितरण को दिखा रही हैं। तो क्षैतिज वितरण में हम क्या करते हैं, फिर तापीय कटबंध, तापमान के कटबंध हमें उत्पन्न होते हैं, और तापमान के कटबंधों को हमें पढ़ना होता है। जैसे 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 भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान में कमी होती जाएगी, वैसे ही ताप के कटबंधों का निर्माण होता जाएगा। पहला जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होंगे, यहाँ पर देखिए, फिर दूसरा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये दूसरा होना चाहिए, ये तीसरा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ये
ऐसे हो गया है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात की जाए तो 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ में भी और साउथ में भी पाए जाते हैं। शीत कटिबंध की बात की जाए तो ये 66.5 डिग्री से ऊपर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और शीतोष्ण कटिबंध की बात की जाए तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ कहिए और उसके 66.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ में पाए जाते हैं। इन 3 कटिबंधों का निर्माण जो है क्षैतिज वितरण की वजह से ही होता है। इसको और देखना है हमें। चलिए, ये जोन आपके बने हुए हैं। ये 0 डिग्री इक्वेटर है। इसके बाद ये जो है कैंसर कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो ताप कटिबंध होगा टॉरॉइड जोन होगा। टॉरॉइड जोन को हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं भी हैं। पहली बात तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या है, आर्द्रता ज़्यादा होगी, बारिश होने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी, जहाँ की वनस्पति जो है सदाबहार होगी। इस चीज़ को भी हमें देखना है। इसके नीचे देखिए ये 23.5 डिग्री साउथ और 66 डिग्री साउथ, तो टेम्परेट जोन है। और ये टेम्परेट कौन सा, साउथ टेम्परेट जोन, दक्षिणी शीतोष्ण क्षेत्र है। ये ऊपर का भी शीतोष्ण क्षेत्र है, लेकिन ये नॉर्थ शीतोष्ण क्षेत्र, नॉर्थ टेम्परेट जोन है जो 66 डिग्री नॉर्थ। इसको आर्कटिक सर्किल भी कहते हैं, इसको अंटार्कटिका सर्किल कहते हैं 66 डिग्री को। इससे ऊपर फ्रिज जोन पाया जाता है जिसे हम शीत कटिबंध कहते हैं, तो इसे भी हम शीत कटिबंध कहते हैं। इन कटिबंधों का विकास जो है तापमान के क्षैतिज वितरण की वजह से होता है। इन चीज़ों को भी समझिए। इसके बाद हम वायुदाब पेटियों को पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसको समझेंगे। चलिए, तो उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक का जो क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यह पृथ्वी का सबसे गर्म और सबसे वर्षा का क्षेत्र है, ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर आर्द्रता बहुत मिलती है, संवहनीय वर्षा ज़्यादा होती है। दिन के समय लगातार वर्षा यहाँ पर मिलने आपको देखने को मिलेगी, एक एक घंटे के बाद भी। तो संवहन होके ऊपर बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद तुरंत वर्षा वहाँ पर हो जाती है, तो यहाँ संवहनीय वर्षा। वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में रेगिस्तानी वनस्पति, भूमध्य रेखीय वर्षा वन जो मानसूनी वन है वो भी, और यहाँ पर सदाबहार वन, सवाना घास के मैदान आदि इस क्षेत्र में विकसित हुए हैं। तो इस क्षेत्र को भी देख लीजिए, यहाँ पर टेम्परेचर का जो है कैसे क्षैतिज वितरण है। अगला, यह क्षेत्र आर्कटिक वृत्त के उत्तर में, ये शीत कटिबंध की बात कर रहे हैं। आर्कटिक वृत्त का मतलब 66 डिग्री के उसके उत्तर में और 66 डिग्री साउथ में ये फैला हुआ है शीत कटिबंध। पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र और स्थायी रूप से जमा हुआ है। यहाँ पर सूर्यताप भी सबसे कम मिलता है और तापीय प्रतिलोमन की दिशाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। इस क्षेत्र में वर्ष के अधिकांश महीने सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुंच पाता। 6 महीने क्या रात, 6 महीने दिन वाली स्थिति यहाँ पर रहती है। इस क्षेत्र में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है जो ज़्यादातर काई और लाइकेन एक और वनस्पति के प्रकार हैं जो शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो काई और लाइकेन यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो शीत कटिबंध की मुख्य विशेषताएं यहाँ पर आपको मिली। पहला तो आपको उसका एरिया पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। दोनों गोलार्धों की बात की जाए तो 23.5 डिग्री से लेकर 66 डिग्री के बीच में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इस क्षेत्र की बात की जाए तो ना तो यहाँ पर अधिक सूर्यताप मिलता है और ना ही कम, यानी कि ना तो सीधी पड़ती हैं और ही ज़्यादा तिरछी। यहाँ पर मध्यम जो है सूर्य की किरणें इसमें पड़ती हैं। इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर सूर्यताप जो है एक आदर्श स्थिति में मिलेगा, और आदर्श स्थिति में मिलेगा तो रहने की स्थितियाँ भी अच्छी होंगी। इसीलिए इस क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव ज़्यादा पाया जाता है। तो चलिए एक बात और देख, इस क्षेत्र में सामान्यतः हल्का तापमान और अलग अलग मौसम होते हैं जो मानव के रहने के लिए अनुकूल हैं।
इस बात को भी आपको देखना है कि मानव के अनुकूल रहने के लिए कौन सा क्षेत्र या कौन सा जोन अच्छा है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले भी देख लें भैया। ठीक, तो मुख्यतः यहाँ पर वनों की बात की जाए तो पर्णपाती वन, सदाबहार वन, शंकुधारी वन, गर्म और नम, सबसे मेन है भूमध्य सागरीय जलवायु ये है, तो भूमध्य सागरीय वनस्पति, साइट्रिक फल, जो रसीले फल होते हैं वो इस क्षेत्र में ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय वनस्पति शीतोष्ण समशीतोष्ण क्षेत्र में मिलती है आपको। आगे अब वह है कि विश्व के तापमान पेटियों को प्रभावित करने वाले कारक, इनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो सूर्य तप में है वही है। जैसे अक्षांश, जैसे जैसे निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे तापमान में कमी आती जाएगी। तो भूमध्य रेखा से उसके निकट तापमान अधिक होगा और भूमध्य रेखा से दूर जाने में तापमान क्या है, कम होने लगेगा। तो अक्षांश जितना उच्च होगा तापमान कम होगा, अक्षांश जितना निम्न होगा तापमान ज़्यादा होगा, क्योंकि पृथ्वी का जो घुमाव है यानी पृथ्वी की जो आकृति है उसके आधार पर जो अक्षांशों का वितरण हमने किया है, और सूर्य की जो है किरणें भी अक्षांश के आधार पर तिरछी पड़ती हैं। तो इस आधार पे अक्षांश क्या है, तापमान पेटियों को प्रभावित करेगा। आगे परिणाम स्वरूप क्या होगा, सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरणें हैं पृथ्वी के विभिन्न भागों यानी कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में तो खूब पड़ेंगी, वहाँ पर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जबकि ध्रुवों पर जाने पर क्या है, किरणें तिरछी हो जाती हैं। ये कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे ऊंचाई की बात की जाए, आप जब कहीं भी समुद्र तल से ऊंचे जाएंगे तो सामान्यतः क्या होता है, ऊपर जाने पर, ऊंचाई आने पर तापमान में कमी आने लगती है। तो अधिक ऊंचाई जैसे पहाड़ आदि पर जाएंगे तो तापमान कम होने लगता है, जबकि कम ऊंचाई पे क्या है, तापमान ज़्यादा होगा। तो ऊंचाई भी क्या है, ताप पेटियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हवा में जलवाष्प भी कम हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडल में जो घना है वो कम होता जाता है, तो वायुमंडल का क्या है, स्वच्छ हो जाएगा और कम घना हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या है, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तापमान में कमी आने लगती है। वायुमंडल कम ऊष्मा और अवशोषित करेगा तो वो क्या है, ऊंचाई पर क्या है, तापमान में कमी अपने आप आ जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगला समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी भी तापमान को प्रभावित करती है। जो क्षेत्र समुद्र के पास होते हैं वो थोड़े अपेक्षाकृत क्या है, समशीतोष्ण जलवायु में रहते हैं, वहाँ पर ना तो गर्म ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। लेकिन जो समुद्र से ज़्यादा दूर होते हैं, जो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है। तो यहाँ ये है कि समुद्र से दूरी प्रभावित करती है, केवल उन्हीं जगह को प्रभावित कर सकती है जहाँ से समुद्री समीर जो है प्रभाव छोड़ पाए। उसके अलावा महाद्वीपों के आंतरिक भागों में समुद्र से दूरी पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे भूमि और पानी के ताप में अंतर की वजह से तटों पे जो है क्या है, अलग अलग क्या है वो मिलता है तापमान। गर्मियों में समुद्र भूमि की तुलना में ठंडा होता है। तो गर्मियों की बात करें तो ये क्या होता है, समुद्र का जो भूमि है, समुद्र की सतह है वो जो लैंड की अपेक्षा क्या है, ठंडी होगी। इस कारण तटीय स्थान क्या है, कम तापमान वाले होते हैं। इसलिए जो समुद्र के सतही वाले इलाके हैं, समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्या है, लोग घूमना बहुत पसंद करते हैं। तो समुद्र से दूरी, जैसे जैसे समुद्र से दूर हटता जाएगा क्षेत्र, वहाँ पर तापमान में वृद्धि होती जाएगी। चलिए, जबकि सर्दियों की बात की जाए तो समुद्र का तापमान भूमि की तुलना में क्या है, अधिक होगा और तट जो है गर्म होंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि समुद्र की जो फॉर्मेशन है उसके आधार पर सर्दियों में वो समुद्र जो है भूमि की अपेक्षा गर्म होते हैं और गर्मियों में भूमि की अपेक्षा ठंडे होते हैं। इस बात को भी, बड़े महाद्वीपों की आंतरिक भागों की बात करें तो समुद्र का कोई ज़्यादा फर्क वहाँ पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो समुद्र से काफ़ी दूर होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। तो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में समुद्र का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा मिलता है। महासागरीय धाराएं,
महासागरीय धाराएं भी तापमान को प्रभावित करती हैं। जब हम आपको महासागरीय धाराओं को पढ़ाएंगे तो उनके नेचर में क्या है, गर्म और ठंडी होती हैं। जो ठंडी जल धाराएं होती हैं उनमें क्या है, आर्द्रता नहीं होती और ना ही वो संवहन करके ऊपर उठती हैं और बादलों का निर्माण में भूमिका निभाती हैं, जिसकी वजह से बारिश भी नहीं होती। विश्व के जितने भी मरुस्थल बने हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादा बने हैं जहाँ पर ठंडी जलधाराओं का प्रभाव है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो महासागरों में बहने वाला पानी, बड़ी धाराएं जो महासागरीय धाराएं कहलाती हैं, उसमें क्या होता है, ये दो प्रकार की हो सकती हैं, ठंडी और गर्म। ठंडी जलधाराओं के क्षेत्र में क्या है, मरुस्थलों का निर्माण होता है। गर्म और ठंडी जहाँ मिलती हैं वहाँ पर फॉग की कंडीशन उत्पन्न होती है, प्लैंकटन वनस्पति का आविर्भाव होता है और मछली उत्पादन के लिए क्या है, एक आदर्श दिशा उत्पन्न होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ठंडी और गर्म जलधाराएं भी क्या है, तापमान पेटियों को प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि कौन प्रभावित नहीं करता, तो ये जरूर करती हैं, इसको भी देखना है। चलिए, समुद्री धाराएं निकटवर्ती क्षेत्रों को तापमान बढ़ा देती हैं या घटा देती हैं। जहाँ से भी समुद्री धाराएं गुजरती हैं तो उसके तट के क्षेत्रों के तापमान में क्या है, वृद्धि कर देती हैं। गर्म जलधाराओं के कारण तटीय क्षेत्रों का तापमान अधिक होता है और ठंडी जलधाराओं के कारण क्या होता है, तटीय क्षेत्रों का तापमान कम होता है। तो विश्व में जो तापमान पेटियां हैं उनको ये प्रभावित करती हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ठंडी जलधाराएं हैं वो मरुस्थलों के निर्माण में भूमिका निभाती हैं। जैसे पेरू की जो ठंडी जलधारा है यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फॉकलैंड की जलधारा है वो यहाँ पर पेंटागोनिया के मरुस्थल में निर्माण में भूमिका निभाती है। इस बार कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है वो यहाँ पर मरुस्थल है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केनारी की जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, सहारा मरुस्थल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो जलधाराएं ठंडी हैं वो विश्व के मरुस्थलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत में भी यहाँ पर भी अरब सागर की ठंडी जलधाराओं की वजह से यहाँ पर रेगिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ठंडी और गर्म जलधारा है ना, वो तापमान को प्रभावित करती हैं और ताप कटिबंधों को भी प्रभावित करती हैं। तो आज हम जो समझे वो ये समझे कि सूर्यातप क्या होता है, उसको प्रभावित कैसे किया जाता है, सूर्यातप से कौन कौन सी पेटियों का निर्माण होता है, उन पेटियों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इस तरीके से हमने जो समझा आपको आज अच्छे से समझ में भी आया होगा। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं या फिर अभिव्यक्ति IAS सर से जुड़ना चाहते हैं तो एक वेबसाइट हमारी है सुनील अभिव्यक्ति.graphia.com, इस पे आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आप जो है कॉल करके हमसे या मेरे बारे में या सर से जो भी जानकारी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो आपको करना है ये कि आप अच्छे से अपनी ये तैयारी की, ये कॉन्सेप्ट को आप अपनी पॉकेट में रखते जाइए और देखिए एक 2 से ढाई महीने के बाद आपको बहुत मेन कॉन्सेप्ट अपने अंदर होंगे। और उसके साथ करंट अफेयर को, जो कि कई चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें ज्योग्राफी का एनवायरनमेंट का पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है और इंटरनेशनल IR का और इकोनॉमिक्स का पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको कवर करना मत भूलिए आप। इसके लिए आप हिंदू के साथ कवर तो कर ही रहे हैं, इसके साथ एक मैगजीन जो कि एक अच्छे पब्लिशर की हो, दूसरा एक मैगजीन जो किसी कोचिंग की हो। इन चीज़ों को आप करके चलेंगे ना तो आसानी से तैयारी को कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप जो है इस वेबसाइट पे जाके इन कोर्सेज में जिसमें भी आप एनरोल होना चाहते हैं सर से बात कर लें, हमारे उस नंबर पे बात कर लें कि कौन सा बैच आपको अच्छा लगता है। और कुछ समय बाद PCS स्पेशल बैच भी हमारे यहाँ चालू होने वाले, तो उनको भी आप देख लें, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे गाइडेंस के साथ तैयारी कराई जाएगी। ठीक है ना। तो ये एक चैनल है जिसमें आप UPSC से संबंधित जो हम पढ़ा रहे हैं उनकी डेली PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो ये आपको डायरेक्ट सुनील सर से जोड़ देगा, तो इसको भी आप देख लीजिए। तो मैं आपसे
यही कहूँगा कि जो आपको समझ आया हो आज की क्लास में, कैसा लगा ये भी बताइएगा। और दूसरा, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो पर्सनली भी सर से कह के कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे बस यही कहूँगा कि आप एक सटीक, ज़्यादा भटके नहीं। यूपीएससी के क्वेश्चन कई बार हम बहुत कुछ पढ़ने के बाद जाते हैं तब भी नहीं हो पाते, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि पढ़ना कम है लेकिन पढ़ने का तरीका और दायरा बढ़ाना है। और करंट अफेयर, इन्वायरमेंट को तो छोड़ना ही नहीं है, उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आशा कर रहा हूँ आपको क्लास अच्छी लगेगी और आगे की वीडियो हम जल्दी आपके साथ लाएंगे। धन्यवाद। अच्छे से रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।